All right, shall we start? New topic after a long time. वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में काफी सब टॉपिक्स थे, so every topic was kind of a new only. Now this is Ind AS 115, revenue from contracts with a customer. It's completely new standard internationally. तो मैं आपको पहला थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं इसका, and how and why this standard was introduced. Revenue from contracts with customers, आपको इसमें क्या है? नहीं, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट अलग है, उसमें क्या लिखा है लेकिन एंड सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट ना, ठीक है ना, दैट्स ओके. तो ये वो अलग टॉपिक है. सो रेवेन्यू के इस 115 में एक अपेंडिक्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, रुको थोड़ा पहले. रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स और सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स में भी हम इसी में सीखेंगे, बट एक अलग टॉपिक है. दैट्स नॉट अ सेपरेट स्टैंडर्ड, दैट्स एन इंटरप्रिटेशन. रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहां पे मैनिपुलेशन होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हुआ है ऐसे हो जाए. तो इसीलिए हमें बस इतना ही देखना है कि रेवेन्यू में क्वेश्चंस क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहां कहां पे इश्यूज है, और स्टैंडर्ड में इसलिए क्या क्या दिया गया है, ये चीजें हमें समझनी है. तो सबसे बड़ा रेवेन्यू में इश्यू आता है वो रिकॉग्निशन का आता है, करेक्ट. मेजरमेंट का भी इश्यू आता है. तो क्या क्या इश्यूज है, कहां कहां पे इश्यूज है, वो हमें देखना है. बट बिफोर दैट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई न्यू स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड. पहले तो स्टैंडर्ड थे भी वैसे, तो पहले के स्टैंडर्ड्स निकाल के नया स्टैंडर्ड क्यों लेके आए, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए हम यहां पे कंसिडर करेंगे, एक हिस्ट्री देखते हैं हम इसका. दिख रहा है ना ये? You're able to see properly? IFRS 15 लिखता हूं मैं. तो पहले IFRS की हिस्ट्री देखेंगे. IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स. रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये हमारा एक टॉपिक है. ये आया क्यों, व्हाट वाज द रीजन? एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इज द मोस्ट एलॉबरेटिव स्टैंडर्ड अगेन एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न, एंड अनएम्बिग्युअस गाइडेंस आई विल टेल यू. द रीसेंट स्टैंडर्ड विच हैव बीन इशूड बाय IASB अंडर IFRS आर दी सुपर्ब स्टैंडर्ड्स as far as the guidance is concerned. It's elaborative and ambiguous like IFRS 9. IFRS 9 भी मैंने कहा था, it's very elaborative standard. Similarly, IFRS 15, IFRS 16 is also very elaborative and fantastic guidance given on the particular topic and subject. ये topic is the result of a joint project between IASB and FASB. This particular standard is a result of joint project between IASB and FASB. So इसके ऊपर FASB is Financial Accounting Standard Boards US. So US की जो अपेक्स बॉडी है स्टैंडर्ड सेटिंग की, वो वाली FASB and IASB took a joint project from 2002. From 2002, joint project since 2002 to revise the existing guidance, on revenue, under both
सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये गाइडेंस चेंज क्यों करना था, मॉडिफाई क्यों करना था, रिवाइज क्यों करना था? सिंपल रीजन था, यूएस वाले सोच रहे थे कि हमारे पास इतना गाइडेंस है कि हमें समझ में नहीं आता हम कहां पे हैं और हम क्या रेफर कर रहे हैं, और जो रेफर कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो सही है या नहीं वो हमें नहीं पता। उसका रीजन है, आप जब भी कभी यूएस गैप देखोगे तो यूएस गैप अगर जीएफआरएस लिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा कभी। तो जीएफआरएस में लिखा है कि पर्टिकुलरली यूएस गैप में रेवेन्यू से रिलेटेड जो गाइडेंस है उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। तो वहां पे जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम आईएएस, आईएफआरएस, इंड एएस, एएस, ये जो कहते हैं यूएस गैप में कहते हैं उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, एएससी। बिल्कुल मत लिखना, ये बाद में पढ़ना ही है, मैं बस कुछ चीजें बता रहा हूं अराउंड इट। तो ये एएससी आया 2009 में, समवेयर अराउंड 8-9 में। उसके पहले तो इतना स्कैटर्ड गाइडेंस था यूएस गैप में। कोई एसईसी का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा रहा किसी फोरम में और उसने खड़े होके रेवेन्यू के ऊपर अगर कोई भाषण दिया तो वो ऑटोमेटिकली बिकम्स दी गाइडेंस, अथॉरिटेटिव गाइडेंस। उनके पास भी कुछ, जैसे हमारे यहां पे इंटरप्रिटेशन कमिटीज है, वहां पे भी ईआईटीएफ थी, इमर्जिंग इश्यूज टास्क फोर्स, वो कहते थे। तो कोई ऐसा एक इशू आया इमर्जिंग, तो उसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं है तो कोई उसके ऊपर एक इमीडिएटली गाइडेंस आता था, वो ईआईटीएफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड। ऐसे कई सारे सोर्सेस थे तो उन्हें ही पता नहीं था कि गाइडेंस कितना है। दैट वाज ऑल रूल बेस्ड गाइडेंस, वो सब रूल बेस्ड गाइडेंस। अकेले रेवेन्यू के ऊपर जो पहले वाला स्टैंडर्ड था एएससी 605, वहां पे 20,000 पेजेस का गाइडेंस था अप्रोक्सीमेटली, 20,000 पेजेस ऑफ गाइडेंस ओनली ऑन वन टॉपिक। वो इतना कैसे, हमें लगता है कि नहीं ये एग्जैजुरेटेड फिगर है कुछ, बिल्कुल नहीं। वहां पे इंडस्ट्री वाइड गाइडेंस है, ऑयल एंड गैस के लिए अलग गाइडेंस, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग गाइडेंस, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग गाइडेंस, माइनिंग के लिए अलग गाइडेंस, और कुछ अलग इंडस्ट्रीज है उसके लिए अलग अलग गाइडेंस। बिकॉज ऑफ दिस ये इतना ज्यादा गाइडेंस यहां पे है तो लोगों को पता ही नहीं चलता था क्या अप्लाई करना है और जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ये बड़ा प्रॉब्लम होता था और इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्टिंग गाइडेंस है, ऑयल एंड गैस में कुछ एक ट्रीटमेंट दिया रहेगा तो टेलीकम्युनिकेशन में उसी आइटम के लिए अलग ट्रीटमेंट है, उसी के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ अलग ट्रीटमेंट है। व्हाई टू हैव दिस काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग मल्टीपल गाइडेंस? लेट्स कंबाइन दिस एंड कम अप विथ प्रिंसिपल बेस्ड गाइडेंस, ऐसे उन्होंने सोचा। आईएसबी ने सोचा उसके पास भी स्कैटर्ड गाइडेंस है, भले ही इतना गाइडेंस नहीं है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा 200-300 पेजेस का गाइडेंस था आईएसबी के पास, बट ये मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा था, स्कैटर्ड आ रहा था, काफी स्कैटर्ड गाइडेंस था। यहां पे 2 स्टैंडर्ड्स और 6 इंटरप्रिटेशंस थी। यहां पे इंटरनेशनली रेवेन्यू के एक सब्जेक्ट के ऊपर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और 6 इंटरप्रिटेशंस थी। तो आईएसबी को भी लग रहा था कि ये 6 इंटरप्रिटेशंस और 2 गाइडेंस, ये स्कैटर्ड गाइडेंस है। इंस्पाइट ऑफ नंबर ऑफ गाइडेंसेस 8 है, 2 स्टैंडर्ड्स और 6 इंटरप्रिटेशंस। इंस्पाइट ऑफ दिस इज एम्बिग्यूअस और लिमिटेड गाइडेंस है ये, और इसीलिए इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा और एलोबरेट भी करना पड़ेगा। कंसोलिडेट करने के बाद तो लिमिटेड गाइडेंस यहां पे था और वो लिमिटेड गाइडेंस भी काफी स्कैटर्ड था। तो इसीलिए आईएसबी ने सोचा कि क्यों ना इसे हम रिवाइज करें। तो फैसबी ने और आईएसबी ने सोचा क्यों ना एक साथ आए और इसके ऊपर काम किया जाए। तो इसीलिए ये जॉइंट प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और इस जॉइंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने ड्यूरिंग मे 2014 both standard setting bodies issued a new standard.
issued a final standard on revenue. ये जो इशू किया आईएसबी ने उसका नाम था IFRS 15 और यहां पे था AC 605 को रिमूव करके ये 606 आया. दोनों का नॉमेनक्लेचर एग्जैक्टली सेम. रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स customers. Revenue from contracts with customers. Are you with me on this? यहां तक ठीक है. क्या क्या कंसोलिडेट किया ये देखना है. इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है वो देखनी है. फाइनल स्टैंडर्ड इशू कब हुआ था? मई 2014 में. शुरू कब हुआ था उसको डेवलप करना? 2002. लगभग 12 साल का एफर्ट्स इसमें गया है. एंड दैट इज हाउ द स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड. फैंटास्टिक स्टैंडर्ड. बट ये इशू करने के बावजूद इनिशियली इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट थी 1 जनवरी 2017 फर्स्ट. तो पहली बार. However, it was deferred by 1 year considering the applicability में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी. स्टैंडर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टैंडर्ड तो फैंटास्टिक है, गाइडेंस समझ में भी आता है, बट टू अप्लाई दैट प्रैक्टिकली वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट. और इसकी वजह से इसमें एक साल और डेफर किया. सो अर्लियर इट वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम अर्लियर IFRS 15 वॉज. अभी IFRS की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है. एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2017. पहले ये इस दिन से एप्लीकेबल होने वाला था. हाउएवर considering the complexity in application of a new standard, considering the complexity in application of a new standard, it was deferred to 1st of January 2018. अभी एप्लीकेबल है. मैं बस बोल रहा हूं कि शुरुआत में एप्लीकेबल था 1 जनवरी 2017 से, बट सब्सिक्वेंटली इट गॉट पोस्टपोन्ड टू 1st जनवरी 2018. 17 से 18. ये इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट्स. अभी मुझे पता नहीं कि पहले गाइडेंस क्या था और क्या IFRS में चेंज हुआ. ये भी पता होना जरूरी है कि पहले क्या गाइडेंस था और किस गाइडेंस को हमने रिवाइज करके IFRS 15 में इसको लेके आए. तो देखते हैं ओल्ड गाइडेंस. ये हम बात करेंगे IFRS की सिर्फ. तो दिस इज अंडर IFRS. ओल्ड गाइडेंस अंडर IFRS. तो देखिए काफी सिमिलर स्टैंडर्ड्स है जो हमारे पास है. पहले इनके पास रेवेन्यू के लिए एक स्टैंडर्ड था विच वाज IS 18. इसका नॉमेनक्लेचर सिर्फ था रेवेन्यू. इसका नाम था रेवेन्यू. ये सबसे पहला गाइडेंस था. इसका इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड इंडियन गैप में कौन सा है? AS 9. ठीक है. AS 9 रेवेन्यू जो है ये इससे इक्विवेलेंट है. दूसरा स्टैंडर्ड. तो यहां पे इस रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में कौन सी बात की थी? यहां पे बात की थी सेल ऑफ गुड्स
सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इसके अलावा इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड से रिलेटेड बातें की थी. इफ माय रेवेन्यू इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, these three sources, then I have to refer Ind AS 18. हमारे यहाँ पे है AS 9 पुराने इसमें, और हमारे यहाँ पे भी Ind AS में भी पहले यही था. हमारे यहाँ पे भी Ind AS में यही था. Ind AS की बात थोड़ा सा बाद में करते हैं. सेकेंड मेरे पास था IAS 11. मेरे पास था IAS 11 which was on construction contract. ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा स्टैंडर्ड था. इसका इक्विवेलेंट हमारे पास कौन सा था? AS 7. एब्सोल्युटली राइट. ये दो स्टैंडर्ड्स थे. दिस इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, रेवेन्यू रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. ये दो स्टैंडर्ड्स मेरे पास थे. बट ये भी दो स्टैंडर्ड्स मेरे पास काफी नहीं थे. उसका रीजन है, मैं बताता हूं. ये भी दो स्टैंडर्ड्स मेरे पास काफी नहीं थे क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे इश्यूज थे, जैसे कि देखना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पे ये मैं बाद में निकालूंगा. यहां पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास. अब गवर्नमेंट का जॉब है कि इन्हें रोड्स या ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट लगेगा. अब ये इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा होता है. पूरा पूरा पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है. गवर्नमेंट सोचता है क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, उनके पास काफी पैसा होता है और पड़ा हुआ है, आइडल है. आदमी खर्चा कितना करता है, कंपनी खर्चा कितना करेगी ज्यादा, तो वो पड़ा हुआ है, तो लेट्स माइट एज वेल यूज दैट. तो ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है. वो कहती है कि ये टोल ब्रिजेस और रोड कंस्ट्रक्ट करने का काम हम आपको देते हैं, आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, बट हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपको पैसा पब्लिक से मिलेगा बाय वे ऑफ टोल. ये आपको पब्लिक से पैसा मिलेगा बाय वे ऑफ टोल. इस सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर के बुक्स में जो ये रोड्स है, क्या ये इनकी एसेट रहेगी? ये इनकी एसेट नहीं रहती. ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, इनकी एसेट नहीं होती. दिस इज नॉट इवन अ लीज गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर कि आप ये लीज पे ले लो, ये यूज करो और अकॉर्डिंगली आप हमें इसका रिटर्न दे दो. ये भी बात नहीं है. तो ये लीजेस के स्टैंडर्ड में भी नहीं आएगा. हमने वहां पे एक एक्सेप्शन देखा था, इफ यू रिमेंबर. ये हाँ, वहां पे एक्सक्लूडेड है, करेक्ट. सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन में लिखा था. ये एग्जैक्टली ये पॉइंट रेवेन्यू में भी वैसे नहीं आता, बट क्योंकि जो हम रेवेन्यू यहां पे देखते हैं वो वाला कुछ रेवेन्यू अलग है. वो तो एसेट हमारी है, इन्वेंट्री हमारी है, वो बेच के हम पैसा कमाते हैं. बट यहां पे हम सर्विसेज देते, एसेट उससे रिलेटेड मेरी बुक्स में नहीं रहती. जो पैसा मेरे पास आएगा वो पैसा टोल से आएगा मेरे पास, उसका कोई भी एसेट इमीडिएटली मेरे बुक्स में नहीं. इसीलिए इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस ये दोनों स्टैंडर्ड में नहीं था. तो इसलिए एक इफ्रिक आया, वो था इफ्रिक 12. ये मैं हटा रहा हूं यहां से. ये आप लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें सेपरेटली करना ही है, तो अभी एफर्ट मत डालिए. इफ्रिक 12 सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट. सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स.
सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, दिस इज इफ्रिक 12, मतलब इंटरप्रिटेशन था कि हाउ टू अकाउंट फॉर सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस इफ दे अराइज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स में जो प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर जो अरेंजमेंट्स होती है, कंसेशन का मतलब डिस्काउंट नहीं, कंसेशन का मतलब अवॉर्ड, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, अवॉर्डिंग समथिंग इज लाइक कंसेशन। सो सर्विस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर अवॉर्ड होता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू दैट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, तो उसका अकाउंटिंग रहेगा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, हाउ टू अकाउंट फॉर दैट। तो ये वहां पे था। चौथा गाइडेंस था यहां पे, देखिए अब आपको यहां पे एक एंटिटी है, एंटिटी इज लेट्स से अ मॉल। मॉल में कस्टमर आता है, कस्टमर को वो क्या करता है, गुड्स बेचता है, कस्टमर को ये गुड्स बेचता है। बट आजकल सिर्फ गुड्स बेचने से काम नहीं चलता, एवरीवन वांट्स मोर, ये दिल मांगे मोर, वैसा है वो। तो डिस्काउंट भी दिया तो और कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, और कुछ मिलेगा क्या, और कैशबैक मिलेगा क्या, वाउचर मिलेगा क्या। सो इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो सर्विसेज और बिजनेसेस दिस एस्पेक्ट विल बी देयर। तो कहने का मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा, गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा यहां पे लेट्स से लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड आपके पेरेंट्स यूज करते हो तो चेक करना, क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज किया तो उनके क्रेडिट में कुछ पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, उनके क्रेडिट में कुछ पॉइंट्स जमा होते हैं। वो क्रेडिट के पॉइंट्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सबमिट करने हैं, रिडीम करने हैं, और उसके बदले में फ्री गिफ्ट या फ्री सर्विसेज मिलनी है। ये क्रेडिट कार्ड का हुआ। एयरलाइन कंपनी भी आपको फ्री माइल्स देती है। वो फ्री माइल्स, वो पॉइंट्स जो होते हैं, वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, वो पॉइंट्स सरेंडर करके एक ट्रिप आपका निकल जाएगा अगर ट्रैवलिंग ज्यादा है तो, या आपको डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट। तो मिलती दो चीजें हैं, कस्टमर कंसिडरेशन आज देता है, कंसिडरेशन आज देता है। लेट्स से 10,000 की आपने परचेस किया आपने, तो आपको 10,000 के गुड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे या गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो आप बाद में इसको रिडीम कर सकते हो। बात समझ में आती है। तो एंटिटी मतलब मॉल ने जो बेचा वो सिर्फ गुड्स नहीं बेचे, उसने लॉयल्टी भी बेची, लॉयल्टी पॉइंट्स भी बेचे, उसने डिस्काउंट कूपन बेचे, उसने गिफ्ट वाउचर्स बेचे, उसने कैशबैक बेचा। बात समझ में आती है। वो कैशबैक बाद में मिलेगा। तो जो 10,000 रुपए मिले हैं किसे, एंटिटी को, क्या वो 10,000 मिले तो क्या इमीडिएटली उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती है? रेवेन्यू का एक कोर प्रिंसिपल ध्यान में रखना हमेशा, 2 मिनट इधर देखना, रेवेन्यू का कोर प्रिंसिपल ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर प्रिंसिपल समझ में आता है तो ये आगे स्टैंडर्ड लेने की जरूरत नहीं है, आगे इस स्टैंडर्ड में बात करने की जरूरत नहीं है। ये कोर प्रिंसिपल के ऊपर ही ये स्टैंडर्ड पूरा बेस्ड है। हम बस उस कोर प्रिंसिपल को डीप डाइव करके इवैल्यूएट करेंगे और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जैक्टली कोर प्रिंसिपल क्या है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड हम जो आगे देखेंगे ये एग्जैक्टली कोर प्रिंसिपल ही है। हम एसेस करते हैं कि कोर प्रिंसिपल से कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी है। बात समझ में आएगी। यहां पे कोर प्रिंसिपल इतना ही है कि जब तक मेरा ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जो है, क्या करना है मुझे, गुड्स डिलीवर करनी है, क्या करना है मुझे, लॉयल्टी पॉइंट्स दिए है, उससे रिलेटेड सर्विसेज। अब लॉयल्टी पॉइंट्स तो गुड्स नहीं हो सकते ना, लॉयल्टी पॉइंट्स जब रिडीम हो जाएंगे तब जाके गुड्स एंड सर्विसेज दे पाऊंगा मैं। जब तक मैंने जो प्रॉमिस किया है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा ऑब्लिगेशन है जिसके ऊपर मुझे परफॉर्म करना है, जो प्रॉमिस मैंने किया है,
जिसके ऊपर मुझे परफॉर्म करना है, जब तक वो फुलफिल नहीं होता उससे रिलेटेड रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये कोर प्रिंसिपल है। मतलब कोर प्रिंसिपल ये है, एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ओनली एंड ओनली इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहां पे कैश ऑब्लिगेशन नहीं है डिलीवर करने का, परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन है। सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो मैंने प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया हुआ ऑब्लिगेशन जब तक मैं फुलफिल नहीं करता, जब तक मैं ट्रांसफर नहीं करता, बट बाय एक्चुअली ट्रांसफरिंग गुड्स, बाय एक्चुअली ट्रांसफरिंग सर्विसेज, तब तक ये मेरा जो रेवेन्यू है ये मैं रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा। बात समझ में आती है? इस केस में आपका यहां पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक है गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स उसने परचेस किए वो उसको दे दिए, डिलीवरी हो गया, 10,000 रुपए उसने दे दिए। क्या ट्रांजैक्शन या क्या ऑब्लिगेशन खत्म होगा? नहीं, अभी भी आपने जो उसे लॉयल्टी पॉइंट्स दिए हैं वो जब रिडीम हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी जो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रॉमिस किए हैं उसके टुवर्ड्स मेरा ऑब्लिगेशन है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे ये गुड्स एंड सर्विसेज दूं जिसके लॉयल्टी पॉइंट्स मैंने उसे दिए हैं, जो वो रिडीम करेगा। आई हैव टू प्रोवाइड इन गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट? तो जो 10,000 रुपए लिए हैं, ये 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के टुवर्ड्स नहीं है, ये लॉयल्टी पॉइंट के टुवर्ड्स भी है। जब फुलफिल हो जाएगा तब मुझे गुड्स एंड नहीं पड़ेगी। मतलब वो चाहे गुड्स एंड लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम करे या ना करे, मेरे हाथ में नहीं है, बट वो आ गया तो कैन आई डिनाई? नो, आई कैनॉट डिनाई। सो मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी बाकी है। तो 10,000 रुपए जो मिले हैं, इट इज नॉट ओनली टुवर्ड्स गुड बट इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स दिस लॉयल्टी पॉइंट्स। एम आई राइट? कोर प्रिंसिपल क्या कहता है स्टैंडर्ड का? रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज डिलीवर्ड, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज satisfied by transferring goods or services which are mentioned in the contract. कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें मेंशन्ड है, गुड्स सर्विसेज एंड अलोंग विद दैट लॉयल्टी पॉइंट्स, जो रिडीम करने के बाद मेरा ऑब्लिगेशन और आएगा। am I right? अभी 10,000 रुपए जो मिले हैं, तो क्या फिर मैं पूरा पूरा यहां पे रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? आइडियली नहीं कर सकता, बट हम करते हैं इंडियन गैप में। am I right? तो ये मेरे पास एक लैक्यूना था। तो इसके लिए यहां पे एक गाइडेंस था जो था इफ्रिक 13, जिसका नाम था कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो ये इंटरप्रिटेशन एडिशनली पहले था, ये मैं निकाल रहा हूं डायग्राम। आई एम गोइंग टू रिमूव, ठीक है? फिफ्थ, यहां पे और एक चीज थी। लेट्स से ही इज अ एंटिटी इज अ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर। ये रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर है। इसका काम क्या है? ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, तो ये वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा और अल्टीमेटली इसके जो फ्लैट्स है ये इन कस्टमर्स को बेचेगा। तो कस्टमर्स आएंगे इंडिविजुअली, यहां पे आके फ्लैट्स देखेंगे, वो परचेस करेंगे। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है। तो जैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, बिल्डर बुकिंग ओपन करता है और लोगों से एग्रीमेंट टू सेल करता है। पोजीशन नहीं दे सकता अभी,
और एक एक करके यूनिट हर एक कस्टमर को वो बेचता है। am I right? ये बिल्डिंग खत्म होने में लगभग 2 साल लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके दौरान कस्टमर से इसे कुछ डिपॉजिट्स आते हैं या कुछ कैश रिसीव होता है, कैश या बैंक में, बुकिंग अमाउंट। ये बुकिंग अमाउंट क्या होता है, इसे रिसीव होता है। अब ये जो एंटिटी का रेवेन्यू है, ये एंटिटी का जो रेवेन्यू है, ये यही है ना, फ्लैट सेल करके जो आएगा पैसा, वो रेवेन्यू है। am I right? इसके लिए सेल ऑफ गुड्स का स्टैंडर्ड अप्लाई करना है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए सेल ऑफ गुड्स का स्टैंडर्ड अप्लाई करना है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड अप्लाई करना है, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो यहां पे ये एक नया एक एडिशनल इफ्रिक आया, इफ्रिक 15 टू डील विद दिस वाज एग्रीमेंट्स फॉर the construction of real estates, agreements for the construction of real estate। तो एंटिटी जो रियल एस्टेट में है, उन्होंने कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए, ये बात इसमें की गई है, वेदर 18 और 11। यहां पे कस्टमर ने, मान लो कि लेट्स से यहां पे कस्टमर है, यहां पे एंटिटी है। एंटिटी क्या करेगी, कस्टमर को लेट्स से प्लांट कंस्ट्रक्ट करके देगी, प्लांट कंस्ट्रक्शन। इसके बदले में कस्टमर एंटिटी को एक कैश कंसिडरेशन देता है और दूसरा एक नॉन मॉनिटरी एसेट देता है, नॉन मॉनिटरी एसेट, करेक्ट, जो कि इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन में काम में आए और उसमें एक सब पार्ट उसका लगे। तो इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं था कि एंटिटी के पास अगर कैश कंसिडरेशन आता है तो वो तो सिंपल सी बात है, मेजरमेंट तो कर सकते हैं कैश कंसिडरेशन से रिलेटेड। हाउएवर ये जो नॉन मॉनिटरी एसेट आई है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कैसे दी है उसने, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने कहा मेरे पास पड़ी है, आप इसे लेके यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दी उसने। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो एंटिटी को दिया है, अगर ये कस्टमर ने नहीं दिया होता तो एंटिटी को बाहर से परचेस करना पड़ता, बाहर से परचेस करना पड़ता तो एंटिटी उसकी कॉस्ट इनकर करता, एंटिटी कॉस्ट इनकर करता तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर के ऊपर ये रिचार्ज लगा था उसका, करेक्ट। एंटिटी ने वो बाहर से परचेस करके प्लांट में इंस्टॉल की है तो कॉस्ट है ना उसका, उसके मार्जिन के साथ वो किसे देता, कस्टमर को चार्ज करता, और ये कैश कंसिडरेशन में ये रिकवर कर लेता, am I right? However, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो एसेट मिली, कैसे मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये एसेट मिली है तो इसका मतलब एंटिटी का रेवेन्यू अगर सिर्फ कैश वाला कंसिडर किया जाए तो दैट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। सो हाउ टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर इशू, इसलिए यहां पे एक एडिशनल इफ्रिक आया विच वॉज इफ्रिक 18, इफ्रिक 18, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम कस्टमर। तो ये 4 इंटरप्रिटेशंस यहां पे आए, दीज आर दी 4 इंटरप्रिटेशन अलॉन्ग विथ 2 स्टैंडर्ड्स। बट पहले से भी 2 एक इंटरप्रिटेशंस थे, जो पहले से थे वो था SIC 29
ये इफ्रिक 12 से रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी, बट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पहले से थी। सो यहां पे सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट डिस्क्लोजर, और 8वां यहां पे एक इंटरप्रिटेशन था विच वॉज SIC 31, रेवेन्यू dash barter transactions involving advertisement services, ये देखा जाए तो ये टोटल 8 गाइडेंसेस थे यहां पे। दीज वर दी 8 गाइडेंसेस विच वर अर्लियर प्रेजेंट अंडर IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, 2 स्टैंडर्ड्स और 8 इंटरप्रिटेशन। ये काफी स्कैटर्ड गाइडेंस था। कोई नया बंदा है IFRS में जिसको पता नहीं IFRS ठीक तरह से, उसको एग्जैक्टली पता भी नहीं कि कितने गाइडेंसेस अप्लाई करने हैं, ये उसको पता भी नहीं। और इसके बावजूद ये भी लग रहा था कि ये गाइडेंस सफिशिएंट नहीं है। इंस्पाइट हैविंग ऑफ 8 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ गाइडेंसेस ऑन रेवेन्यू, दिस गाइडेंस वाज नॉट सफिशिएंट, दैट इज व्हाट IASB थॉट, और इसीलिए इसे रिमूव करने के लिए IFRS 15 ला गया। हमारे यहां पे भी अगर मैं इंड AS की बात करता हूं, हमारे यहां पे भी इंड AS की अगर हम बात करते हैं, इंड AS, तो एग्जैक्टली सिमिलर गाइडेंस पहले हमारे पास था। एक्चुअली इंडिया में वी वर गोइंग टू अडॉप्ट दिस एट इंसेप्शन। ये स्टैंडर्ड इशू हुआ था मई 2014 में, हमने अडॉप्शन शुरू किया था 16-17 ऑनवर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड वैसे था IFRS में, वी वर गोइंग टू अर्ली अडॉप्ट दिस, पहले ऐसे चल रहा था। But then, considering the deferral in the international market, we also had deferred this implementation of this particular standard. ठीक है? So यहाँ पे हमारे पास था IND AS 18 with same guidance. यहाँ पे हमारे पास था IND AS 11. यहाँ पे हमारे पास था सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट के लिए अपेंडिक्स A पहले था, अपेंडिक्स A 2 IND AS 11, ये IND AS 11 के लिए अपेंडिक्स था। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, अपेंडिक्स B टू IND AS 18, नॉट 11। 15 के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं था, नो गाइडेंस। अंडर IND AS कोई गाइडेंस नहीं था। उसका रीजन था हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक गाइडेंस नोट थी, तो गाइडेंस नोट फिर बाद में इंडियन गैप के लिए थी, वो IND AS में भी आ गई थी गाइडेंस नोट, बट वंस IFRS 15 वाज देयर इट इज कंप्लीटली रिमूव्ड। अब IND AS के लिए, रियल एस्टेट के लिए कोई भी गाइडेंस नोट नहीं है। इफ्रिक 18 के लिए हमारे पास था यहाँ पे अपेंडिक्स C टू IND AS 18, ये था। SCA, दिस इज अपेंडिक्स B टू IND AS 11, क्योंकि IND AS 11 में देखा जाए तो अपेंडिक्स A है सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्लोजर्स है। तो अपेंडिक्स B टू IND AS 11, और ये जो है दिस इज अपेंडिक्स A वॉज अपेंडिक्स A टू IND AS 18, ये था। ये एग्जैक्ट गाइडेंस हमारे पास था, करेक्ट। हाउएवर दिस वॉज कंटिन्यूड टिल 2018। हम लोगों ने भी 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स ये IFRS
15 का इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड वी हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग और वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग. ये पूरा गाइडेंस जो है इट वाज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय IFRS 15 स्ट्रोक Ind AS 115 except IFRIC 12 और Ind AS में ये IFRIC है अपेंडिक्स डी. नाउ टू Ind AS, तो IFRIC 12 और अपेंडिक्स डी इज रिलेटेड टू सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट. आज भी वो स्टैंडर्ड, आज भी वो इंटरप्रिटेशन कायम है इवन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग IFRS 15. IFRS 15 आने के बावजूद हमारे पास IFRIC 12 is continued. That guidance is still there. In India, this is applicable from Ind AS 115. Ind AS 115 is applicable from 1st of April 2018, which is already gone by. Are you with me on this? Sure. तो मेरा कहने का मतलब अभी इतना ही है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहले क्या गाइडेंस था. ये क्यों पता होना चाहिए? ये है ही नहीं अभी, तो क्यों पता होना चाहिए? एग्जैक्टली यही गाइडेंस with more elaboration, with more clarity has been subsumed in Ind AS 115 और IFRS 15. ये वही गाइडेंस है. तो मेरे पास क्या आज सर्विस कंसेशन का तो खैर सेपरेट इंटरप्रिटेशन है ही. कस्टमर लॉयल्टी, ये क्या गाइडेंस आज जो पहले था अब नहीं है. इनफैक्ट इट इज मोर इन अ रिफाइंड मैनर ये आ चुका है. एग्रीमेंट्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट, दिस इज इन अ मोर रिफाइंड मैनर. तो सेपरेट गाइडेंस की जरूरत नहीं है. यहां पे IFRS 15 में मेन फीचर है, दिस इज अ सिंगल source of guidance for revenue. एंड IFRS 15 में एक इंपॉर्टेंट बात है, इट हैज वन सिंगल 5-step मॉडल. इट हैज सिंगल 5-step मॉडल टू recognize रेवेन्यू. सिंगल 5-step मॉडल. तो हमारा फोकस जो है ये 5-step मॉडल के ऊपर हमारा फोकस रहेगा. ये 5-step मॉडल के ऊपर हमारा फोकस रहेगा. ऑलराइट. तो ये 5 स्टेप्स एक बार अंडरस्टैंड अगर हो जाते हैं तो हमारा यहां पे स्टैंडर्ड लगभग हो जाता है. बट स्टैंडर्ड में कई सारे एडिशनल एप्लीकेशन गाइडेंसेस है. तो ये एप्लीकेशन गाइडेंसेस along with this 5-step model supports only one single core model, core objective or core principle. So core principle of Ind AS 115. core principle of Ind AS 115, वो core principle ये कहता है, revenue can be recognized only to the extent performance obligation in a contract is transferred by delivering goods and services, by transferring or by delivering goods and services. Revenue can be recognized only to that extent
कि जहां तक आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो चुका है, ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो चुका है, इसके अलावा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये जो ऑब्लिगेशन के बारे में बात की है, दिस इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस मेरे ऊपर है, अब ये एक बार डिलीवर कर दिया तो कस्टमर दोबारा से मेरे पास वापस नहीं आ सकता। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके पर्सपेक्टिव से है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटिटी, दैट इज सेलर। बट वो सेलर को सेलर नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे, ठीक है। सो एंटिटी के पर्सपेक्टिव से ये स्टैंडर्ड है। तो ऑल प्रोविजंस आर फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, बारिंग 1 और 2, जिसमें हम इवैल्यूएशन के लिए कस्टमर के शूज में स्टेप इन करेंगे, बट अदरवाइज पूरा मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा फ्रॉम अ एंटिटीज पर्सपेक्टिव। तो कोर प्रिंसिपल इतना ही है कि उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो कुछ है, वो सभी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जब वो परफॉर्म कर देता है तभी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ये कोर प्रिंसिपल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये इसको लेके हम आगे की बात अगले क्लास से शुरू करेंगे। ऑलराइट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये जो इतना गाइडेंस है, ये 8 गाइडेंसेस लिखे, ये हमारे पास अब नहीं रहा। ये पहले था, बट हाउ इट हैज बीन सबज्यूम, तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें थी जो यहां पे आ चुकी है IFRS 15 में। यहां पे सिंगल 5 स्टेप मॉडल है, तो हमें जो इस स्टैंडर्ड के दौरान जो बातें करनी है वो बस इतनी ही है कि कैसे ये मैं अचीव करूं, कैसे ये कोर प्रिंसिपल मैं चेक करूं। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल? रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज ट्रांसफर्ड। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जितना ट्रांसफर हुआ है उतना। तो ये स्टैंडर्ड का हमारा काम उतना है कि हाउ मच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज ट्रांसफर्ड, टू मेजर दैट और टू आइडेंटिफाई दैट, टू इवैल्यूएट दैट। बेस्ड ऑन दैट I will determine how much performance obligation is transferred and now how much revenue can be recognized. All right, वो लेके हम अगले क्लास में मिलते हैं। All right, thank you and you have a nice day. Bye bye.